देखिए, समंदर के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली नौसेना की 2 जांबाज महिला अधिकारियों का सफर अब जल्द ही पूरा होने वाला है। INSV तारिणी में सवार लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना केप टाउन से गोवा के सफर पर निकल चुकी हैं। उनकी हैरतअंगेज यात्रा का ये आखिरी हिस्सा है। इस सफर के दौरान दोनों ने कई चुनौतियों का सामना भी किया और उनका ये सफर अब मिसाल बन गया। जब हौसला चट्टान सा हो तो चुनौतियां खुद ब खुद घुटने टेक देती हैं। बुलंद इरादों का रास्ता समंदर की लहरें भी नहीं रोक सकती। महज 17 मीटर लंबी नाव पर सवार होकर पूरी दुनिया को नापने निकल पड़ी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा इसी हौसले की मिसाल है। पिछले साल 2 अक्टूबर को नेवी की इन 2 ऑफिसर्स ने गोवा से अपनी नाविका सागर परिक्रमा की शुरुआत की थी। अब करीब 6.5 महीने के सफर के बाद दोनों अपनी इस महायात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए निकल पड़ी हैं। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे दोनों ने केप टाउन से घर वापसी का सफर शुरू किया। अब अगले महीने INSAV तारिणी को लेकर दोनों के गोवा पहुंचने की उम्मीद है। इन दोनों बहादुर ऑफिसर्स ने गोवा से ही अपने सफर की शुरुआत की थी। उनका पहला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया में केप ल्यूविन था। ऑस्ट्रेलिया के बाद वो न्यूजीलैंड के लिटन टाउन में रुकी। इसके बाद करीब 21,600 नॉटिकल माइल्स का सफर पूरा करके दोनों साउथ अफ्रीका के पोर्ट स्टेनली पहुंची। पोर्ट स्टेनली के बाद उनका अगला पड़ाव केप टाउन में था। केप टाउन के बाद वो गोवा के लिए निकल चुकी हैं। अथाह समंदर में इस सफर के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी समंदर की ऊंची लहरों ने उनके हौसले की परीक्षा ली, तो कभी खराब मौसम उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने पर आमादा दिखा। लेकिन इन बहादुर नौसैनिकों ने हर चुनौती का सामना डटकर किया। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के दौरान दोनों के लिए कुछ पल बेहद खास थे। 9 जनवरी को समंदर में वो उस जगह पहुंची जहां उनकी नाव धरती के पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में प्रवेश कर गई। यानी चंद सेकंड पहले उनकी नाव पश्चिम की तरफ जा रही थी, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते ही उनकी नाव के कंपास में पूर्व की दिशा दिखने लगी। यही नहीं, इस डेट लाइन को पार करते ही उन्हें अपनी घड़ी को पूरे 24 घंटे पीछे करना पड़ा, क्योंकि 9 जनवरी को ये लाइन क्रॉस करते ही वो वापस 8 जनवरी की तारीख में पहुंच गई। इस सफर में एक खास मुकाम उस वक्त भी आया जब 31 जनवरी को दोनों समंदर के पॉइंट नीमो पर पहुंची। समंदर में ये सबसे सुदूर जगह मानी जाती है। इस जगह से जमीन का कोई भी हिस्सा हजारों मील की दूरी पर ही है। यानी जब इनकी नाव पॉइंट नीमो से गुजर रही थी तो उनके आसपास हजारों मील तक कोई मौजूद नहीं था। इस जगह पर समंदर में भी जीव बेहद कम है। दुनिया के कई देश इस जगह का इस्तेमाल अपने पुराने सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए करते हैं। अपने सफर के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना जहां जहां भी रुकी वहां उनका शानदार स्वागत किया गया। हर स्टॉप पर दोनों ने अपने हैरतअंगेज सफर के अनुभव साझा किए। इस सफर के दौरान नौसेना प्रमुख ने भी कई बार उनका हालचाल जाना और सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। नौसेना की ये दोनों अधिकारी अब अपना यह महत्वाकांक्षी सफर पूरा करने से कुछ ही दिन दूर हैं। अब सभी को इंतजार है मई में उस दिन का जब INSAV तारिणी के साथ दोनों गोवा के तट पर पहुंचेंगी और समंदर को नापने का उनका ये सफर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो समंदर में हौसले की मिसाल के बाद अब दुर्गम पहाड़ियों में सेना के जवानों की जाबाजी की बात। दरअसल नॉर्थ सिक्किम में सेना के जवान मुश्किल हालात में सरहदों की हिफाजत से जुड़े हुए हैं। 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में भी ये जवान हर वक्त निगरानी करने में जुटे हैं। देखिए सिक्किम सीमा पर सेना की तैयारियां। दुनिया का सबसे ठंडा रणक्षेत्र, 19,000 की फीट की ऊंचाई पर गश्त करते हिंद के जवान। यहां सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वीरान पहाड़ है, 0 से नीचे का तापमान है। लेकिन इस बर्फीली ठंड में हिंदुस्तान के ये वीर सरहदों की हिफाजत में जुटे हैं।
भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में पहाड़ी इलाकों में हर वक्त मुस्तैद रहती है। अपनी इन्हीं तैयारियों से जुड़ा एक वीडियो ईस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि सेना के जवान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सरहदों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखते हैं। बेरहम मौसम भी इन जवानों के हौसले को तोड़ नहीं पाता। जब ये पहाड़ बर्फ की चादर से ढके होते हैं तो ये जवान इस बर्फीले मौसम में भी लगातार सीमा पर गश्त करते रहते हैं। रात के वक्त रास्तों की चुनौतियां और बढ़ जाती है, लेकिन सेना के हुनरमंद जवान इन रास्तों से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। ये जवान अपने युद्ध कौशल को धार देने के लिए लगातार अभ्यास करते रहते हैं। हेलीकॉप्टर से सरहद के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। तोपों और टैंकों के साथ भी ये जवान लगातार अभ्यास करते रहते हैं। भारतीय सेना अपने जवानों की हिफाजत के लिए सारे इंतजाम करती है। इन जवानों की सेहत पर लगातार नजर रखी जाती है। सेहतमंद रहने के लिए ये जवान बेहद ठंड में भी योग का सहारा लेते हैं। इन्हीं तैयारियों के दम पर सिक्किम के पास ये जवान सरहदों का ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको नॉर्दर्न कमांड का वीडियो दिखाते हैं जिससे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढके सरहदों की सुरक्षा करने के लिए जवान किस तरह से मुस्तैद रहते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि जवान एक ऐसी गाड़ी से आते हैं जो आसानी से बर्फीले रास्तों पर चल सकती है। उसके बाद वाहन से उतरकर स्केटिंग करते हुए इलाके में ये तमाम जवान गश्त भी करते हैं। उसके बाद जवान बर्फ में मुश्किल हालात में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू भी करते हैं। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो सियाचिन के दुर्गम इलाकों का है जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है उसका नाम कपिध्वजा है, जो एक SMV है। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक मिसाल के तौर पर भी माना जाता है। वहीं भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल टीम गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर लौट आई है। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मेडिकल सहायता देने के लिए भेजी गई भारतीय सेना की टीम मंगलवार देर रात भारत लौटी। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय टीम म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में तैनात थी और इस टीम में 123 सदस्य थे। इनमें सर्जन, ट्रॉमा केयर एक्सपर्ट, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे यूनिट और लाइफ सेविंग सर्जरी के लिए सभी जरूरी लोग शामिल थे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस दौरान करीब 65 बड़ी सर्जरी भी की है। हालात जो हैं वो काफ़ी कठिन थे, लेकिन हम जो है सेना के जवान हैं और हमारा कार्रवाई यही है और हम इस ऑपरेशंस के लिए ही अपने आप को ट्रेन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी हालात हो उसमें हम ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट या कार्रवाई कर सकते हैं और उसके लिए हम सदा प्रिपेयर्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो मैंने आपको पहले भी बताया 60 पैराशूट ड्रिल हॉस्पिटल, ये पहले भी ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है, जैसे कि नेपाल अर्थक्वेक, इंडोनेशिया में सुनामी और टर्की का अर्थक्वेक, और ये हमारा चौथा ऑपरेशन था। तो हम इसके लिए सक्षम हैं और हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो मैंडले का आपने कंडीशन बताया, तो हाँ, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 7,000 लोग इफेक्टेड थे, जिसमें ऑलमोस्ट 3,000 लोगों की डेथ है, अराउंड 5,000 लोग इफेक्टेड थे। और चलिए अब आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कलश स्थापना के बाद संत तुलसीदास जी की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई। अब मंदिर परिसर में ध्वज दंड स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक मंदिर परिसर में सभी मूर्तियों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है। बीतते हर दिन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में साधु संतों और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लगाने का काम शुरू हो चुका है। अब मंदिर परिसर में रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की प्रतिमा भी लगाई गई है। लगातार यहाँ पे देखे भजन कीर्तन के साथ इनकी मूर्ति का अनावरण हो चुका है और लगातार राम सिया राम लगातार लोगों के मुख पर आ रहा है। ये राम जन्मभूमि के प्रांगण है जिसके अंदर ये मूर्ति की स्थापना हुई है। इन सभी मूर्तियों को खास पत्थरों से जयपुर के कारीगरों ने तराशा है, जिनकी भव्यता और दिव्यता राम मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा रही है। खास बात है कि अब जो भी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने जन्मभूमि मंदिर में आएंगे, उन्हें प्रवेश द्वार पर संत तुलसीदास जी के भी दर्शन होंगे। प्रवेश द्वार के प्रांगण में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने के लिए वर्ष भर में जो भी यात्री आएगा, जो भी भक्त आएगा, वो तुलसीदास जी के दर्शन करेगा। इससे पहले सोमवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित किया गया, जिससे राम मंदिर का स्वरूप बेहद अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। मुख्य मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना कर दी। ये पूर्णता का ध्यान दिलाता है। अब मंदिर पर ध्वजदंड स्थापित होगा। कहा जा रहा है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सभी मूर्तियों को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम का भव्य दरबार भी सज जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। दरअसल 30 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इस यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन कर श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। तो इसलिए अब आपको लिए चलते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आखिर यात्रा के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से आस्था और भक्ति का मेला लगने जा रहा है, क्योंकि यहां अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। और चारधाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। जाहिर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाएं। वातावरण के अनुरूप अपनी यात्रा का समय चुनें। चढ़ाई वाले मार्गों पर हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को बेहतर रखने की खास तैयारी भी करनी चाहिए, जिसमें रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक करने की आदत डालें। इम्यूनिटी को बेहतर करने वाले खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जरूरी बात यह भी है कि यात्रा से पहले मौसम रिपोर्ट के बारे में जानकारी लें और ध्यान रखें कि ठंडे तापमान के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी साथ लेकर चलें। और पैकिंग करते समय गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, दस्ताने और मोजे भी साथ रखें। बारिश से बचाव के लिए रेनकोट और छाता भी रखें। यात्रा के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर साथ लेकर चलें। और अगर कोई श्रद्धालु किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उससे संबंधित दवाइयां लेकर ही यात्रा में शामिल हों।
प्रशासन के ये वो तमाम अहम दिशा निर्देश हैं जिनका पालन कर श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां स्काई वॉक का उद्घाटन हुआ। काली घाटी इलाके में स्काई वॉक के चलते न सिर्फ श्रद्धालुओं पर्यटकों का मंदिर में दर्शन पूजन सुलभ हुआ है, बल्कि काली घाट के सौंदर्य को भी काफी हद तक निखार दिया गया है। साथ ही शहर के लंबे ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात भी मिली है। कहीं दीवारों पर शानदार चित्रकारी की झलक है, तो कहीं छत पर अनोखी कलाकृति का नजारा है। ये तस्वीरें कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट इलाके की हैं, जो अब पहले से भी ज्यादा आकर्षक और सुविधाजनक बन गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यहां नए स्काई वॉक का उद्घाटन किया है, जो अब न सिर्फ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है, बल्कि कालीघाट के सौंदर्य को भी और निखार दिया है। हम लोग का एक फैसिलिटी है जहां पर हम लोग दर्शनार्थी और या हम लोग को जो पॉपुलेशन का ऊपर जो बैलेंस मीट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी अगला दिन में बहुत सुविधा ही होगा। कालीघाट स्काई वॉक करीब 450 मीटर लंबा है। स्काई वॉक में लोगों के लिए सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। उम्मीद है कि इस स्काई वॉक से इलाके की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, जिससे राहगीरों को सुविधा मिलेगी और कालीघाट आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। इस बार मुझे अच्छा लग रहा है कि इधर से स्काई वॉक बनाया गया है। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सब छांव के अंदर आएगा। तो पहले कड़ी धूप था, उसी धूप के अंदर चलते थे और आजू बाजू में दुकान पर, रास्ते पे, सड़क पे चला था। अभी अच्छा कर दिया। जाहिर है स्काई वॉक की पहली झलक हर किसी का मन मोह रही है। बेहतरीन सुविधाओं से लैस स्काई वॉक में लोगों की चहल पहल भी बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोग शहर के लंबे जाम से परे शांति और आराम का सफर करके कालीघाट मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। कोलकाता से राजेश साहा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शहर के कल्याण के लिए माता शीतला की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। नगर के कल्याण और शांति व्यवस्था के लिए बड़े ही धूमधाम से वार्षिक नगर पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालुओं का जत्था मां शीतला की आराधना करता है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस आस्था के मेले में शामिल हुआ। इस खास मौके पर मंदिर परिसरों को फूलों से सजाया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। कोई शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा है तो महिलाएं नीम के पेड़ की आराधना करती दिखी। श्री श्री शीतला पूजा समिति की ओर से नगर के कल्याण की कामना के साथ वार्षिक नगर पूजा का आयोजन किया गया। चिथिराई उत्सव यानी कि भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देवी मीनाक्षी को भगवान विष्णु की बहन माना जाता है। तमिल महीने चिथिराई के आरंभ के साथ ही इस पर्व का शुभारंभ होता है और 11 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। चिथिराई तमिल नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इस त्योहार को शैव और वैष्णव संप्रदाय की एकता का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार तमिल संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। उस उत्सव में भाग लेने और इसका गवाह बनने लाखों लोग हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए, नेपाल की राजधानी में सिंदूर यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव वसंत हिंदू नववर्ष के आगमन का प्रतीक माना जाता है। नेपाल के लोग इस उत्सव को नए साल के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्रद्धालु 32 पालकियों में देवताओं की मूर्तियां लेकर जाते हैं। पूरे शहर में भक्त सिंदूर की होली खेलते हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते हैं। मान्यता अब यह है कि भगवान भैरवनाथ इस दिन आशीर्वाद देते हैं और लोगों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाते हैं। हर साल इस उत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं। पारंपरिक तरीके से इस उत्सव को भी भव्य स्वरूप से मनाया जाता है।
और अब बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और इस बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना जताई है, जिसका असर उत्तर पश्चिमी राज्यों में 18 से 20 अप्रैल तक दिख सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मानसून सीजन को लेकर भी एक गुड न्यूज दी है। आसमान से धरती पर पड़ती सूर्य की किरणें मानो आग बरसा रही हैं। तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी का ये हाल अभी अप्रैल महीने का है, जबकि मई और जून का पूरा महीना बाकी है। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों पारा हाई है। राजधानी दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। गर्मी का असर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में भी देखने को मिलेगा। मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले हफ्ते की तरह इस वीकेंड भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में मौसम के मिजाज में तब्दीली की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जो 18 से लेकर 20 अप्रैल तक उत्तर पश्चिमी राज्यों में सक्रिय रहेगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी अगले कुछ दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के सख्त तेवर के बीच आईएमडी ने एक बार मॉनसून सीजन को लेकर बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। भारतवर्ष के लिए एक खुश खबर है कि इस बार लास्ट ईयर जैसे मानसून रेन सामान्य से अधिक रहेगा। क्वांटिटेटिवली लॉन्ग पीरियड एवरेज का 105% बारिश होने का संभावना है मानसून सीजन में। भले ही मौसम के मिजाज में इन दिनों नरमी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगले कुछ महीनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं चीन की, दुनिया का वो देश जिसकी तकनीक की चर्चा आज दुनिया भर में की जाती है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ चीन अपने देश के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया है। जी हां, चीन के ग्वांगझोंग में एक अनोखा एयरपोर्ट खुलेगा, जहां पालतू जानवरों के साथ सफर करने वालों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर पालतू जानवरों का चेक इन और पालतू जानवरों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। आप जहां तक नजरें दौड़ाएंगे, मनमोहक डिज़ाइन शैली का ये डिज़ाइन देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। गुड न्यूज़ ये है कि जल्द ही इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। देखिए, एक फूल जो गर्मियों के मौसम में किसी भी गांव और शहर की रौनक बढ़ा देते हैं। यही नहीं, ये फूल औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं, तभी तो अपने देश में ये नायाब फूल वाला पेड़ अपनी खूबसूरती के साथ साथ अच्छी सेहत की सौगात भी देता है। चलिए जानते हैं आखिर कौन सा है ये अनोखा सा पेड़। गर्मियों के इस मौसम में अमलताज के ये पीले फूल पूरे शहर की रौनक बढ़ा देते हैं। इनका खूबसूरत रंग तपती गर्मी में आंखों को राहत का एहसास कराता है। लेकिन ये पेड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, इनके औषधीय गुण इन्हें और खास बना देते हैं। इन औषधीय गुणों की वजह से ही आयुर्वेद में इस पेड़ को अरगवद यानी रोग नाशक का नाम दिया गया है। वनस्पति विज्ञान के जानकारों के मुताबिक इस पेड़ का तना, इसकी छाल, पत्ती और जड़ें भी बेहद लाभकारी हैं। Then the native of this tree is Southeast Asia, and it is the national tree of Thailand. In India, it is an official state flower of Kerala. Morphologically, it is a small tree, grows up to the height of 15 meters with the deciduous and pinnately compound leaves. As I have already told that the flowers are bright yellow color
in long drooping clusters with sweet and pleasant fragrance. After flowering, the tree produces a slender woody bean-like parts. The whole part of this plant, that is the stem, leaf, root, bark and flowers are having anti-inflammatory, antibacterial and antifungal properties. So it is used to cure the diseases like jaundice, fever, ulcer, leukodoma. अमलताश भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल वनस्पति है। देश के कई हिस्सों में ये बड़ी आसानी से उगता है और अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम भी हैं। तमिलनाडु में इसे सारा कोंद्राई कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम कासिया फिस्टुला है। ये पेड़ भारत के लिए कुदरत का नायाब तोहफा है, क्योंकि इसकी खूबियां सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं हैं। ये भारतवासियों के लिए अच्छी सेहत का सौगात लेकर भी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कानपुर के पीएसआईटी संस्थान ने शक्ति बैंड बनाया है। शक्ति बैंड एक आधुनिक सुरक्षा उपकरण है जिसे खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। यह रिस्ट बैंड किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 4000 वोल्ट का झटका देने की क्षमता रखता है, जिससे वह अस्थायी रूप से अचेत हो जाता है। इसके साथ ही यह डिवाइस जीपीएस तकनीक के जरिए महिला की लाइव लोकेशन और इसी के साथ आपातकालीन संदेश उसके परिवार और पुलिस तक पहुंचा देता है। इस डिवाइस की कीमत 3000 रुपये है और इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। बहुत अच्छा है कि अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात। और मैम इसमें जो फीचर्स है ना बहुत अच्छे हैं। हमारे पेरेंट्स को, पुलिस को और हमारे पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कनेक्ट बहुत अच्छा है। नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट में क्या होता है, ऑटो वगैरह में जाना होता है, कोई सेफ्टी नहीं है, घर वाले नहीं जाने देते, लेट हो गया टाइम पे कॉल आते रहता है, कोई सेफ्टी नहीं है।